वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। इंडियन एयर फोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट चल रहा है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अगले 10 से 15 मिनट तक आप बने रहिए। यहाँ पर इस वीडियो में लगभग आपको 16 से 17 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 16 से 17 क्वेश्चंस में अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो ये समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे और एग्ज़ाम अपना देंगे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपको वाई ग्रुप का एग्ज़ाम देना है एयरफोर्स में तो रागा का मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है कि हमारे सेकेंड चैनल पे आज शाम करीब 4 से 5 के बीच में अपलोड किया जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे सुधीर पांडे व्लॉग्स सर्च करके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और रागा में ज़रूर भाग लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। 3 दिन पहले वो पहला करा दिया गया था, फिर दूसरा और तीसरा आज जो है कि कराया जाएगा। तो चलिए आज के इस इंग्लिश के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। तो चलिए, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। सी सैड कामा न्यूटेड कामा ही इज डेड। क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल कूल माइंडेड रह के और इस मॉक टेस्ट को ऐसे समझना है कि हम एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस में जब इस प्रकार का ये सब आए तो यहाँ पर आपको एक्सक्लेम्ड विद शारो, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वॉज डेड। ठीक है, बाकी में देख सकते हैं एक्सक्लेम्ड इन लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड टू लिखा हुआ है, एक्सक्लेम लिखा हुआ है, तो सब गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये क्वेश्चन सही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा प्यारा सा एक वॉइस से क्वेश्चन, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, इसका बनाइए आप क्या हो सकता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस, इस प्रकार की जो सेंटेंस हैं वो लेट से बनाए जाते हैं। लेट अ बुक बी गिवन टू मी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए डी में शुड का प्रयोग किया गया तो गलत होगा। अ बुक शुड बी गिवन नहीं होगा, अ बुक बी गिवन नहीं होगा और लेट से बनाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेट अ बुक बी गिवन टू मी, यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। उम्मीद है कि आपका भी सही रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं, आप डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा एग्जाम में। चूज द अप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, फटीग दिया हुआ है और उसके बाद एक और वर्ड यहाँ पर मेंशन दिया हुआ है, तो इन दोनों का साइनोनिम क्या होगा। आप डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा, कई बार एंटोनिम का साइनोनिम, साइनोनिम का एंटोनिम हो जाता है ये कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर साइनोनिम बताना है यानी कि सेम वर्ड। देखिए फटीग का मतलब होता है थका हुआ, यानी जो जब आप थक जाते हैं तो दैट इज़ फटीग। तो इसका टायर होता है, टायर्ड का मतलब, टायर का मतलब थका हुआ होता है। एक और शब्द होता है एग्जॉस्टेड, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अच्छा शब्द है। मैं जनरली वही प्रयोग करता हूँ। अगर दिन भर मैंने काम किया तो मैं जब शाम को थक जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई एम एग्जॉस्टेड। तो क्या मैं थका हूँ, तो जो है ना एग्जॉस्टेड जो शब्द है वो काफ़ी स्पोकन इंग्लिश में चलता है। तो एग्जॉस्टेड भी याद करेंगे और फटीग भी पता हो गया, थका, और टायर का मतलब भी थका हुआ, एग्जॉस्टेड का भी मतलब। आगे जो मेंशन दिया हुआ है इसका मतलब होता है हवेली, कोठी या कि फिर भवन, हवेली, कोठी या कि फिर भवन। तो यहाँ पर ड्वेलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ड्वेलिंग का मतलब भी होता है हवेली, कोठी या भवन। आगे बढ़ लेते हैं, आप अपना देखते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर एंटोनिम बताना है इस वर्ड का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोहियरेंट, कोहियरेंट का एंटोनिम, और ये जो नीचे शब्द है ड्राउजी, इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। तो चलिए पहले क्या देखते हैं। कोहियरेंट का मतलब होता है सुसंगति, यानी जो अच्छे रास्ते पर चले।
कोहेरेंट का मतलब जो अच्छे रास्ते पर चले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उल्टा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब जो भटका हुआ रास्ते पर चले, जो कुसंगति के साथ चले, दैट मीन्स डाइवर्जेंट। ठीक है, जो भटका हुआ रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले। आगे देखते हैं। ड्राउजी का मतलब होता है सुस्त, जिसको लेजी बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलर्ट। जी बिल्कुल, अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट का मतलब फुर्तीला या कि फिर सतर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इडियम है, यहाँ पर बताना है टू डाई इन हैरेनेस। आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। डाई इन हैरेनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग। इसका सीधा सीधा हिंदी मतलब समझिए कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु। जैसे आपकी जॉब चल रही है, आप या कि फिर आप लीडर हैं तो आपका कार्यकाल चल रहा है, या आप जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मृत्यु हो गई तो इसको बोलेंगे डाई इन हैरेनेस। आगे बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वन वर्ड, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको दे सकते हैं, याद करिएगा। अ फ्यूनरल लिखा हुआ है। अ फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट, शोक गीत यानी दुख भरी हुई गीत, जिसको एक शब्दों में अगर बोला जाए तो डज होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बाकी के जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब शोक गीत। आइए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। फेबल लिखा हुआ है ना, देखिए फेबल का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी, आमतौर पर जिसमें जानवरों का प्रयोग किया गया हो और जिससे नैतिक संदेश मिलता हो। जी हाँ, जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी, लोमड़ी की कहानी, यानी कि आप छोटे छोटे जो शॉर्ट स्टोरी होते हैं जिसमें जानवरों का प्रयोग किया होता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को, मोरल सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूछेगा तो इसको बता देंगे। और ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर देख लेते हैं। सी डिक्री लिखा हुआ है। ठीक है, डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा। ठीक है, हुक्मनामा का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय अ लीगल अथॉरिटी। ठीक है, ये वाला। और ऑप्शन नंबर 1 भी देख लेते हैं। इलेजी का भी मतलब होता है शोक भरी कविता। अब देखिए इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब होता है शोक भरी गीत यानी दुख भरा गीत, और यहाँ पर दुख भरी कविता। तो दोनों को याद रखेंगे। जब एलेजी पूछेगा ना तो यहाँ पर पोयम का यूज़ किया रहेगा, पोयम शब्द का, और फ्यूनरल रहेगा तो ओनली ये होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका भी सही रहा होगा। अब देखिए बेहद यहाँ पर फाइंड द एरर से क्वेश्चन है, डायरेक्शन में देख सकते हैं आप। कह रहा है कि नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिस ही वोर सीट बेल्ट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में ईरर है। यहाँ पर पार्ट नंबर सी में ईरर है। जी हाँ, देखिए ही वोर सीट लिखा हुआ है ना, ही वोर सीट की जगह देन ही वोर होगा, देन ही वोर होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा। देन यहाँ पर इसके पहले देन ही वोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म वुड स्टॉप। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लॉजिकली सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान। बताइए कहाँ पर इरर है? यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में ही इरर है। सर क्या है बताइए? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि वाक्य में अगर 2 बार फ्यूचर का प्रयोग हो तो एक बार फ्यूचर और दूसरी बार प्रेजेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द प्लेन विल टेक ऑफ फ्यूचर का प्रयोग हुआ, लेकिन अब दूसरी बार प्रेजेंट का प्रयोग होगा। व्हेन द थंडर स्टॉर्म्स वुड नहीं आएगा, व्हेन द थंडर स्टॉर्म्स वुड नहीं आएगा, इसकी जगह सिर्फ स्टॉप में एस लगा देंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट। व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स वुड नहीं आएगा, ये फ्यूचर में हो गया, और ये वाला जो है ये प्रेजेंट में होगा, और व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स होगा, थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग, ही इज टू फूल टू बी अप्रिशिएट। क्या होगा यहाँ पर? इसका आपके पास समय है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
कह रहा है कि वह इतना फूल है कि अप्रिसिएट नहीं हो सकता, तो ही इज सो फूल दैट ही कैन नॉट बी अप्रिसिएटेड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर रीअरेंजमेंट दिया हुआ है PQRS वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या सही हो सकता है। PQRS में हमेशा लॉजिकली सोचते हैं, जैसे कि चलिए सोचना शुरू करते हैं। सोचना ये है कि कोई भी जो शब्द है वो इन द कंपनी से तो शुरू नहीं होगा, चांसेस कम बनते हैं। डिजास्टर से भी नहीं होगा, क्योंकि डिजास्टर के बाद डिजास्टर इन द कंपनी, कंपनी में तो ये भी नहीं हो सकता। हिज पोजीशन यहाँ से हो सकता है, हिज पोजीशन, ये दोनों ऑप्शन क्यू से शुरू है, तो इन द कंपनी के बाद एस आया, इन द कंपनी नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो अगर आप ये बाकी के दो ऑप्शन बताएं, अगर यस से शुरू करते हैं तो हिज पोजीशन के बाद क्यू दोनों में आया है, क्यू हिज पोजीशन के बाद इन द कंपनी, यहाँ तक सही है। देखिएगा हिज पोजीशन इन द कंपनी, अब पी या आर, इन द कंपनी के बाद डिजास्टर नहीं होगा। इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ के बाद डिजास्टर, यहाँ पर पी नहीं आएगा क्यू के बाद, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बार फिर से पूरा सेंटेंस देख लीजिएगा। हिज पोजीशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। सही बैठ गया। ऐसे ही बैठा करके सेट करके देखना होता है लॉजिकली, आपको ये समझ में आ जाएगा। लॉजिकली करेंगे, अगर घबराएंगे नहीं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है ना, वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का फैक्टर काम करता है। मतलब कि 4 ऑप्शन में से कितना आप हटा सकते हैं। 4 में से 2 तो हट गए पहले, तो अब चांसेस बन गए कि 50-50% है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। लेकिन अगर इसमें से भी थोड़ा सा आप आगे इसमें जब देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसमें से भी पता चलेगा कि एक नहीं बैठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, तो वही सही हो जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। आइए देखते हैं, कुछ नया यहाँ पर सीखते हैं आपके लिए। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज़ नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वो होते नहीं हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वह नहीं है लेकिन होने का दिखावा करता है, जिसको पाखंडी बोलते हैं। हाइपोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाइपोक्रेटिक का मतलब होता है पाखंडी, जो वो होते नहीं हैं, वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्रोकोडाइल, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, हो सकता है स्पेलिंग टेस्ट में पूछ ले। फ्लैटरर बहुत बढ़िया शब्द है। फ्लैटरर का मतलब भी समझ लीजिए। फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस, जो चापलूसी बतियाते हैं। और काउंटरफीटर का मतलब होता है जालसाज, जालसाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सी सही है, हाइपोक्रेटिक। ठीक है, हाइपोक्रेटिक का मतलब पाखंडी, फ्लैटरर का मतलब चापलूस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। द RBI मे गो फॉर अनदर रेट इंक्रीजेस इन द मिड क्वार्टरली रिव्यू। क्या होगा? मिड क्वार्टरली रिव्यू क्या सही हो सकता है यहाँ पर? फॉर, बाय, विद, इन। देखिए यहाँ पर इन सही होगा। एक चीज़ समझिएगा, गो और उसके बाद इन, गो इन फार, ये एक साथ आता है। गो इन फार इसका मतलब होता है कोई निर्णय लेना। गो इन फार का मतलब होता है कोई निर्णय लेना। द RBI में गो इन फार अनदर रेट, यानी कि जो RBI है वो एक दूसरे रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रही है? एक निर्णय ले रही है। तो क्या होगा? गो इन फार यानी निर्णय लेना, कोई निर्णय लेना, गो इन फार, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि यंग वन ऑफ शीप, यानी कि भेड़ के बच्चे को, शीप के बच्चे को क्या कहते हैं बताइए? शीप के बच्चे को लैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि ही इज एज मीन एज, क्या होगा? माउस, डोव, सन, माइजर। यहाँ पर हो जाएगा माइजर, यानी ऑप्शन नंबर डी। माइजर का मतलब सर, माइजर का मतलब होता है कंजूस, और मीन का मतलब तुच्छ, यानी कि वह इतना तुच्छ है कि जैसे कंजूस,
वह इतना तुच्छ है जैसे कंजूस, ही इज एज मीन एज अ माइजर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछते थे, अब कभी कभार ही पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन आपके करीब करीब आई थिंक 16 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कंप्लीट कराया। तो आपको कम से कम इसमें अगर आपको देखना है कि अगर आपका 12 से लेकर के 13 क्वेश्चन सही हुआ तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी है, और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अपने सेकेंड चैनल पे जो मैंने शुरू शुरू में बताया, उस पर आज शाम को मॉक टेस्ट रागा के लिए दिया जाएगा, तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए रागा मॉक टेस्ट 3 में। चलिए, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।